So we start with the paper 5, group 2 का first paper. It is accounts advanced वाली, ठीक है. इस वाला जो ग्रुप 1 में अपन अकाउंट्स कर रहे हैं वो टाइम पास वाली, मतलब इजी वाली. ओके. सो अब यहाँ पे आप कहीं वो कुछ हाई लेवल पढ़ने वाले हैं तो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम ही एडवांस्ड है, बाकी कंटेंट वाइज कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है. हमारे टाइम में तो अकाउंट्स का एक ही पेपर हुआ करता था और उसका जो सिलेबस था वो आपका इंटर का जो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पेपर अकाउंट्स और ये जो एडवांस अकाउंट्स वो मिला करके एक पेपर में था. मतलब आपको अब 100 की जगह 200 नंबर का कर दिया गया है. बट स्टिल देर आर सम चैप्टर्स और अदर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आप लोगों के लिए नए हैं. मतलब अकाउंट्स में तो जैसे कुछ चैप्टर्स में अपन ने देखा था, आपने कहा ये तो हमारे पहले भी देखा हुआ है, किया हुआ है, भले ही नहीं किया हुआ है, हाँ, पर देखा हुआ है. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वुड बी न्यू फॉर यू. अगेन अगर सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कुछ चैप्टर्स कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हैं, देन अदर चैप्टर्स, और लास्ट में फिर से, ठीक है. हाँ, स्पेशली जहाँ तक ये ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो थोड़े हैं भाई, एडवांस लेवल के हैं. हाँ, थोड़े ही हैं, बाकी सुपर एडवांस वाले तो सीए फाइनल में आएंगे. तो अदरवाइज़ ग्रुप 1 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं. ग्रुप 2 में थोड़े से अच्छे वाले स्टैंडर्ड्स हैं. और अब जहाँ तक चैप्टर्स की बात है, हाँ, देयर इज़ नो रिपीटेशन इन्वॉल्व. जैसे फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स में आपने इश्यू ऑफ शेयर वाला पार्ट कर लिया था, तो ग्रुप 1 में अपने कंपनी ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स कोर्स में हैं. अब ग्रुप 2 में जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वी हैव बायबैक ऑफ शेयर्स. ओके. इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स में तो क्या होता है, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, पैसा लेती है और शेयरहोल्डर्स को शेयर मिल जाते हैं. बायबैक इज जस्ट अपोजिट. कंपनी अपने ही शेयर शेयरहोल्डर से वापस छीन लेती है, वापस दे दो. हाँ, छीनना तो खैर आप लोगों ने पहले सीख लिया, वी कॉल इट एज 4 फीचर. ये थोड़ा इज्जत वाला है, पैसे दे करके शेयर वापस लेते हैं. ओके. सो वी हैव दिस चैप्टर ऑन बायबैक. देन ये नाम सुना हुआ है क्या भाई? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, या आपने कंपनी लॉ में कहीं स्वेट इक्विटी पढ़ा होगा. ओके. तो वो स्वेट इक्विटी में शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उसका अकाउंटिंग मेजरमेंट, दैट इज़ द चैप्टर वी हैव. शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिविडेंड राइट्स एक्सेट्रा. तो कंपनी लॉ नाउ परमिट्स कि कंपनी डिफरेंशियल राइट्स के साथ भी शेयर्स इश्यू कर सकती है. मतलब अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर हो सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी. किसी में डिविडेंड राइट ज़्यादा है तो किसी में कम है, किसी में वोटिंग राइट ज़्यादा है तो किसी में कम है. तो वो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है. देन शुरुआत में आप लोगों ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ये वो, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ. हाँ, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, कंपनी की जो लाइफ है वो फॉरएवर है जी. फॉरएवर नहीं होती है. है जी. हाँ, कुछ बोले आप? क्या क्या? नहीं, सही बोले, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ. हाँ, आप कौन बोला था? हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो. परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो शोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है?
तो देखिए शोल्डर में काम को कंपनी विल कंटिन्यू, पर अगर आपकी इच्छा हो गई नहीं बस बहुत हो गया, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, हाँ आई मतलब शोल्डर नहीं कंपनी, उसकी भी इच्छा हो गई बस अब इच्छा मृत्यु का वर्णन कर लिया जाए। ओके सो इन दैट केस कंपनी का वाइंडिंग अप लिक्विडेशन भी हो सकता है। तो वी हैव दिस चैप्टर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। हाँ कुछ आइडिया क्या भाई? अमालगमेशन, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मर्ज होकर के अमालगमेट होकर के एक बन जाते हैं। ये समझ लो दो कॉम्पिटिटर्स थे अब इकट्ठे होकर के साथ में बिजनेस करेंगे। सो देयर आर साइनर्जी बेनिफिट्स, सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं ना, 2 और 2 5 कि इंडिविजुअली अगर आप 2 और 2 रुपये कमा रहे हो, कंबाइन होकर के काम करेंगे तो 5 रुपये कमाओगे, बिकॉज देयर विल बी सम सेविंग्स इन कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। फिर एक और है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। आप कहें कंपनियों का कंस्ट्रक्शन वे कौन सा होता है? हाँ, रिकंस्ट्रक्शन इज़ बेसिकली अपने कोर्स में फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग है कि अगर कोई कंपनी की हालत ख़राब है, लॉसेस है, तो उसकी बैलेंस शीट की साफ़ सफाई कैसे की जा सकती है। ओके सो दैट इज़ अ चैप्टर वी हैव। हाँ देखिए अपन बाकी वो वाली साफ़ सफाई थोड़ी करेंगे मोदी जी वाली, देखिए अपना फिनेंशियल वर्क है, हाँ साफ़ सफाई आप कहीं हमारे यहाँ पे भी होती है। बैलेंस शीट में कचरा क्या होता है? लाइबिलिटीज़ कचरा होता है, मतलब उनको तो साफ क्या है, मना कर दो नहीं देता पैसे, हो गए साफ, नॉट दैट वे। बैलेंस शीट में व्हाट इज़ द थिंग विच यू वोंट लाइक? लॉसेस। क्योंकि कंपनी में देखिए पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कहाँ चला जाता है? कैपिटल में, बैलेंस शीट में दिखता नहीं है। कंपनीज में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है डज नॉट गोज टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज़ शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब वो पता चला कि अब सरप्लस कुछ नहीं है, डेफिसिट ही डेफिसिट है, लॉसेज ही लॉसेज है, तो उनकी साफ़ सफाई करने का भी एक प्रोग्राम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। अब दूसरे चैप्टर्स की मैं बात करूं, वी हैव बैंकिंग कंपनीज। क्यों सीए करने के बाद ये एक बहुत बड़ा रिक्रूटर होता है, ठीक है। आज भी स्पेशली गवर्नमेंट में फिर भी कम मिलेंगे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे आर फुल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि क्रेडिट इवैल्यूएशन जैसे ही करना है कि किसको लोन कितना दें नहीं दें, तो उसका जब आपको इवैल्यूएशन करना है द बेस्ट सुटेबल पर्सन इज़ ऑलवेज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ही अंडरस्टैंड फिनेंशियल्स। वो ये भी पता लगा सकता है कि इसने जो रिपोर्ट्स बना करके दी है, जो बैलेंस शीट P&L दी है, वो फर्जी है कि सही है। ओके सो दैट वे वी आर हैविंग दिस चैप्टर ऑफ बैंकिंग कंपनीज, हाँ नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हम क्रेडिट इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, पर बैंक में काम करना है। बैंक में फिर काम तो जब जिसके यहाँ ज्वाइन करते हो सब तरह का करवा लेते हैं कि काम करो, थोड़ा फाइनल अकाउंट्स बना दो, थोड़ा अकाउंटिंग भी समझा दो। सो विल बी नोइंग अबाउट हाउ अ बैंकिंग कंपनी ऑपरेट्स, उसके जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनकी अकाउंटिंग, और लास्ट में बैंकिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स। ओके हाँ, बैंकिंग कंपनीज के जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट वाला नहीं है, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने यहाँ की एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स कि हर बैंक को इस फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स बनाना है, तो हमको वो फॉर्मेट भी वापस से यहाँ पे इस सब्जेक्ट में सीखना रहेगा। आप लोगों के थोड़ा कोर्स कम हो गया है, पहले बैंकिंग कंपनी भी था, फिर एक इंश्योरेंस कंपनीज भी था। इंश्योरेंस कंपनीज में IRDA है, उसने एक अलग फॉर्मेट दे रखा है कि ये फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। उसने भी 2 फॉर्मेट दे रखे थे, एक जनरल इंश्योरेंस का और एक लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। कोर्स में से हटा दिया तो आराम हुआ। ओके बधाई हो आप लोगों को। हाँ
आगे जाके कहीं लाइफ में काम पड़ेगा तो कोई इतनी तकलीफ नहीं है। फाइनल अकाउंट्स होते तो वैसे ही मिलते जुलते ही हैं, पी एन एल ही रहेगा, बैलेंस शीट ही रहेगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, हेडिंग सब हेडिंग्स क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। बाकी एसेट एसेट ही रहने वाला है, लाइबिलिटी ही रहने वाली है। फिर एक और चैप्टर हुआ करता था जो और हटा दिया गया है, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स। उनके भी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट अलग था, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को लगा बेचारे बच्चे सब मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। बैंक से पता चला कि बैंक का फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट इंश्योरेंस में चला गया, इंश्योरेंस वाले का इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, ठीक है। फिर रिजल्ट में झटके लगते हैं। तो जो भी है, बट स्टिल सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो फॉर्मेट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। एक नॉर्मल कंपनीज़ का फाइनल अकाउंट जो हमारे ग्रुप 1 के कोर्स में है, और एक यहाँ बैंकिंग कंपनीज़। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ग्रुप 1 ऑफ कोर्स करीब 15-20 दिन लगेंगे। 15-20 दिन बाद हम कंपनी अकाउंट शुरू कर देंगे। एंड द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक अप इज़ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, पी.एन.एल बैलेंस शीट। तो वो पी.एन.एल बैलेंस शीट जब हम वहाँ सीखेंगे, हाँ, तो वो आपको यहाँ तक याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो फाइनल तक याद रखनी है, लाइफ पर याद रखनी है, पर यहाँ तक याद रखनी पड़ेगी। रीज़न, इन कई सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस क्या होंगे, क्योंकि अमालगमेशन हो रहा है। आप अमालगमेशन की सब अकाउंटिंग कर दो, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग कर दो, ईसॉप की अकाउंटिंग कर दो, या बाईबैक की अकाउंटिंग कर दो। लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन कह देगा एक काम करना, जाते जाते बैलेंस शीट भी बना जाना, ठीक है। अब वो जैसे ही बैलेंस शीट पूछ ली, इसका मतलब आपको शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट जो अपन ग्रुप 1 में पढ़ने वाले हैं वो याद रहना चाहिए। ये नहीं वो तो ग्रुप 1 में था, यहाँ क्यों अप्लाई करूँ, इट हैज़ टू बी अप्लाइड अगेन, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी रिमेंबर्ड। नाउ बैंकिंग कंपनीज के बाद वी हैव अ चैप्टर ऑन एनबीएफसीज, है जी, फाइनेंशियल कंपनी। कोई एनबीएफसी के बारे में बताया क्या भाई? कोई नाम पता हो किसी एनबीएफसी का? एक तो अमिताभ बच्चन बहुत ऐड देता है उसका, मुथूट फाइनेंस, सोना ले जाओ आता है ना कुछ, या सोना दे जाओ, वॉट एवर इट मे बी। सो एनबीएफसीज दे आर नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज, मतलब उनका काम भी फाइनेंस देना ही है। बैंक का भी तो मेन काम यही है, फाइनेंस देना, ओके। हाँ, तो दोनों का काम सिमिलर है, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। बैंकिंग कंपनीज जो है, दे कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट, दे कैन ओपन करंट अकाउंट, रोज़ आप पैसा जमा करा सकते हो, निकाल सकते हो। एनबीएफसीज जो होती है वो ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, वो अपनी चेकबुक इशू नहीं कर सकते, वो क्लियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे वो फिर फाइनेंस करेंगे, पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि बैंक्स फाइनेंस करती है, पैसा आता कहाँ से? भाई बैंक के पास आप पहुंच गए लोन लेने के लिए, तो ये थोड़ी जैसे आप पहुंचे उन्होंने कहा रुको भाई मशीन चालू कर, प्रिंटर, नोट छाप, पकड़ा दे, ओके। सो हाउ द बैंक्स गेट मनी, है जी, डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक जना बैंक में पैसे जमा कराने गया और वही पैसा बैंक ने किसी दूसरे को पकड़ा दिया, मतलब इधर की टोपी उधर वाला काम है, ठीक है। बैंक अपनी जेब से कुछ भी नहीं ला रही है। आप कहेंगे फिर बैंक कमाई कैसे करती है? डिपॉजिटर को ब्याज तो दिया 4% पे, और जो लोन लेना आया उससे ले लिया 9%, तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया? बैंक का इनकम, ओके। सो दैट इज़ हाउ बैंक्स अर्न प्रॉफिट्स। तो आप कहेंगे एनबीएफसीज भी आप कह रहे हो फाइनेंस देने का ही काम है, फिर ये पैसा कहाँ से लाएगी? तो देखिए, बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं ना, वो 3 तरह का होता है। एक करंट अकाउंट खोल के जमा करा सकते हो, एक सेविंग अकाउंट, तीसरा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ओके। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स ले सकती है। मींस आपको अगर पैसा जमा कराना है, कोई एफडी करानी है, ज़रूरी नहीं आप बैंक में ही करवाओ, आप एनबीएफसी में भी करा सकते हो, आप इवन कोई भी कंपनी में भी करा सकते हो जो डिपॉजिट्स लेती है। एक और बहुत बड़ी एनबीएफसी जिसका नाम आपको याद नहीं आया, सबसे ओल्डेस्ट एनबीएफसी,
हाँ जी, HDFC। आप कहेंगे तो बैंक है ना, HDFC बैंक अलग है और एक HDFC लिमिटेड अलग है। हाँ, फुल फॉर्म पहले हुआ करता था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो HDFC लिमिटेड जो सिर्फ एक ही बिज़नेस करती है, हाउसिंग लोन देती है। आपने कहा कार खरीदने के लिए लोन चाहिए कि नहीं, सिर्फ एक ही बिज़नेस है, कौन सा, हाउसिंग लोन। हाँ, आप कहेंगे बैंक भी कर सकती है हाउसिंग लोन, डेफिनेटली बैंक्स भी वही काम करती है, ये NBFCs भी वही काम करती है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। और इस कारण से थोड़ा सा आप कहेंगे रिपोर्टिंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, लॉ जो एप्लीकेबल होगा इस पे तो पूरा RBI का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, और इस पे NBFC के जो रूल्स बने हुए हैं वो अप्लाई होते हैं। तो वी हैव दीज टू चैप्टर्स, वन इज़ बैंकिंग कंपनीज, अनदर इज़ NBFC। आफ्टर दैट हाँ, आपको जाने पहचाने चैप्टर्स, पार्टनरशिप। क्या हो गया, पसंद नहीं था क्या? अरे आप लोग पार्टनरशिप में बिलीव ही नहीं करते हो। हैं जी, छोड़ के आए थे तो बस चलो अपन भी नहीं कराएंगे भाई। देखो आप छोड़ के भी यहाँ तक पहुँचे ही हो कोरोना की में। तो आगे भी हो सकता है पहुँचते रहो, ठीक है। सो पार्टनरशिप में, हाँ, कब से चालू हुआ ये पार्टनरशिप आपके, मतलब पढ़ाई में है? 11th में आ गया था, 12th में आया। और उस वक्त कोरोना से पार्टनरशिप हो गई नहीं। हाँ, आपकी मार्कशीट में वैसे ब्रैकेट में वो तो नहीं लिखा हुआ है कोविड बैच, नहीं? सो अंडरस्टैंड नाउ, पार्टनरशिप में शायद आप लोगों ने एक तो बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, था डिसोल्यूशन, सब निपटा के आए मतलब, और बस यहाँ तक किया था। चलिए, सो वी डोंट हैव एडमिशन, वी डोंट हैव रिटायरमेंट, डेथ, वो सब नहीं है। वी हैव डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में होता क्या, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है जी, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है जी। लॉ से तो कोई मतलब नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड, डिसोल्यूशन में वी हैव ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें सारे पार्टनर सॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, और लास्ट में पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाँ, खैर आपके पहले किया हुआ है नहीं किया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वी हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। एंड देन वी हैव कन्वर्जन ऑब्लिक अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये वाला अमालगमेशन तो क्या था, कंपनीज। अब पार्टनरशिप फर्म्स भी दो मिलके एक बन सकती है, तो वो जो अप्रोच यहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ पे भी काम आएगा। कन्वर्जन ऑफ फर्म इज, कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, अलाउड है। तो उस केस में हाउ दैट कन्वर्जन हैपन्स, किस तरह से फर्म की बुक्स में एडजस्टमेंट करना है, वापस सामने कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी। सो दैट इज़ अ चैप्टर वी हैव, और बस कोर्स खत्म, बाकी का AS। हाँ, 8-9 AS है, छोटा कोर्स ही है जी। ठीक है, हाँ, देखो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़रूर छोटे हैं, पर एक एक चैप्टर को करने में टाइम जो लगेगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वेटेज की बात करें, बाईबैक का शेयर, बाईबैक वाला चैप्टर का वेटेज, ये छोटा चैप्टर है। ईसॉप, ये तो बेचारा 1-2 में ही सलट जाता है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, मतलब ठीक है, ज़बरदस्ती 5 का पूछ लेते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो 1 नंबर के लायक भी नहीं है। ओके, हाँ, क्यों, मैं इसको कराऊंगा भी आधे घंटे में। हाँ, लेकिन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ये 10 से 15 नंबर का वेटेज रखता है। अमालगमेशन 10 से
20 नंबर, एक ही क्वेश्चन पूछ लिया 20 नंबर का, बिकॉज देयर सो मैनी थिंग्स कि अमालगमेशन में दो कंपनीज इन्वॉल्व होगी, एक बेचने वाली दूसरी खरीदने वाली, या दो बेचने वाली एक खरीदने वाली, जैसा भी है। तो बेचने वाले की भी अकाउंटिंग आनी चाहिए, खरीदने वाले की भी अकाउंटिंग आनी चाहिए, और उसमें लास्ट में मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा बैलेंस शीट बनाते जाना। ठीक है, अभी हो गया काम और 10 मिनट का। तो रिकंस्ट्रक्शन का भी 10 से 20 नंबर, बैंकिंग एनबीएफसीज, ठीक है, टोटल 20 नंबर के बीच में ये, डिसोल्यूशन अमालगमेशन ये 15 से 20 नंबर। हाँ, आप कहीं मतलब दोनों मिला करके देखिए, क्वेश्चन एक बार इसका आता है तो दूसरी बार इसका, कभी कभी वापस इसका आ जाता है। ठीक है, आप अभी हाथों हाथ कह दो कि बस 2 महीने बाद कौन सा आ रहा है उसके हिसाब से बाकी का ही करेंगे। हाँ, इंस्टीट्यूट भी कभी कभी मजाक कर लेती है ना कि चलो वापस पूछ लेते हैं। सो ये हमारा सिलेबस है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ग्रुप 2 वाले हैं उसको करने में कम से कम 1 महीना लगता है भले ही 10-12 स्टैंडर्ड ही, ठीक है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। उसमें कुछ तो बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कोई चैप्टर ही सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव AS20 अर्निंग्स पर शेयर, EPS नाम सुना होगा ना, कैसे कैलकुलेट करते हो? अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई हुई, तो आप कहेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, बस इतना सा फॉर्मूला है। हाँ, पर इस AS को करने में 4-5 दिन लगते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, शेयर इशू कब हुए, बाईबैक कब हुआ, बोनस इशू था कि राइट इशू था कि, देन वी हैव बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स आई कैन से थोड़े अच्छे लेवल वाले हैं। ओके, जिसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, शुरुआत अपन कंपनी अकाउंट से करेंगे। ऑफ कोर्स देखिए, ये चैप्टर जब हम करेंगे कोई क्वेश्चन हो सकता है बैलेंस शीट बनाने का भी कह दे, मैं भी बनवा भी दूंगा, पर आप थोड़ा लोड मत लेना कि ये क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो ये बैलेंस शीट अभी तक सीखी ही नहीं है। ठीक है, वो उधर से आएगा जब, और वैसे ठीक है आपके कोर्स में तो थी और उतनी नॉलेज वाली चाहिए अभी। और क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे तो अगेन वो हर क्वेश्चन में जो फॉर्मेट आपको दिखेगा क्वेश्चन में भी वो शेड्यूल 3 वाला ही दिखेगा। और देखिए, एक फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना और एक इन चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाने में बहुत डिफरेंस है। इन चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाना सबसे आसान काम है, कारण क्वेश्चन में सब दिया हुआ ही है, खाली आपको अमाउंट्स क्या करने हैं, मॉडिफाई करने हैं कि आपने जो एंट्री की उसका जो इफेक्ट आया बस वही इफेक्ट क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में देना होता है। तो दैट वे इट इज़ ईजी, बट बी वेरी क्लियर दैट यू विल फाइंड क्वेश्चंस विच विल आस्क फॉर बैलेंस शीट कि ओके बाईबैक हो गया, वापस से बैलेंस शीट बना लो। अब वापस से बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट जो थी, आपने मान लीजिए 2 एंट्रीज़ करी, वो 2 एंट्रीज़ में कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा वो देते हुए वापस से आपको क्या करना है, नई बैलेंस शीट बनानी है। तो दैट विल बी देयर। स्पेशली ये जो चैप्टर आएंगे, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 90% ऑफ टाइम क्वेश्चन आस्क द बैलेंस शीट अगेन। हाँ, पर ये चैप्टर आएंगे उससे पहले अपने वहाँ पर ठीक है बैलेंस शीट्स वाला काम हो जाएगा। चलिए, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर and that is buyback of shares. AS का वेटेज 25 नंबर, वही पहले यहाँ पे फॉर्मेट सेम है। क्वेश्चन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आएगा, 20 नंबर तो हो ही गए। ओके, और AS से देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CA करने के बाद दिन रात अगर आप अकाउंट्स वाले फील्ड में चले गए, आपका काम रोज़ AS से ही पढ़ना है, क्योंकि एंट्री करते वक्त AS का ध्यान रखो, वापस बैलेंस शीट बनाते वक्त AS का ध्यान रखो। सो दैट वे दे विल बी पार्ट ऑफ द लाइफ थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ आई विल से। हाँ, और AS का मतलब आप ऐसा मत समझिए कुछ हम बिल्कुल नई चीज़ ही देखने वाले हैं। इट्स नॉट ब्रॉडली न्यू। हम जो 11th-12th से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं
उसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। अच्छा ये चीज़ है क्या, है तो हमको पहले से आती थी, लाइक समथिंग लाइक दैट। आपको पहले से अनस्ट्रक्चर्ड वे में आती थी, उसी को स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मुलेट कर दिया एंड दैट बिकम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जहाँ तक जो प्रैक्टिकल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको आप एएस की तरह समझो ही मत, उनको तो चैप्टर की तरह ही लेना है, क्योंकि आई लर्न नीड टू लर्न द अकाउंटिंग, आई नीड टू लर्न द कैलकुलेशन। जैसे वी हैव AS 19 लीजेस। हायर परचेज था क्या आप लोगों के कोर्स में पहले? नहीं था। तो अपन ग्रुप 1 में हायर परचेज वाला चैप्टर करेंगे, उसमें सारी एंट्रियाँ सीखेंगे, लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ग्रुप 2 में जाके उसका AS है, AS 19 लीजेस। और AS पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो हायर परचेज में एंट्रियाँ यही तो की थी। तो दैट वे इट्स नथिंग ऑल टुगेदर न्यू, बट ठीक है स्ट्रक्चर्ड वे है और फर्स्ट क्वेश्चन उसका आना ही आना है, इसलिए छोड़ने से काम होगा नहीं। और यहाँ पे छोड़ दिया फिर फाइनल करके क्या करोगे, मतलब होगी कैसे? ओके कि वहाँ तो पहले ही दिन क्या जाओ AS, आखिरी दिन तक AS। ओके चलिए जी, अब पहला चैप्टर बाईबैक ऑफ शेयर्स, या मोर प्रॉपरली कॉल्ड एज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स जो पहले से इशूड है मतलब पैसे लेकर के आपने लोगों को दिए हैं, तो जिन शेयर होल्डर्स के पास में कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी उन शेयर होल्डर्स से वापस अपने शेयर्स खरीद सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बाईबैक। कई बार होता है ना, आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, कहता है उसमें बाईबैक स्कीम है कि आप काम में ले लो फिर वापस क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे भी बाईबैक ऑफ शेयर्स, हाँ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फोर फीचर में तो क्या होता है, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, हाँ तो कंपनी क्या, हाँ वो देखो आपको बताया ऐसा शेयर जब्त करती है, एक्चुअल में पैसे जब्त होते हैं। शेयर तो वैसे भी इंटेंजिबल एसेट है, क्या टेंजिबल है? पहले टेंजिबल थी। ओके सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल? हाँ जी, सो एक लेमेंस में डेफिनेशन में टेंजिबल एसेट क्या होती है? फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो टेंजिबल, और जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते वो इंटेंजिबल। चलिए आई गिव यू अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट। गाड़ी चलाने का लाइसेंस है आप लोगों के पास? कितने लोग बिना लाइसेंस के ही दौड़ा रहे हो गाड़ियाँ? चलिए, तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इज इट टेंजिबल और इंटेंजिबल? टेंजिबल है, जेब में है, दिख रहा है। ओके चलिए, यू हैव अ पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट जिसका गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया है, आपने बिल्कुल उसको बढ़िया लेमिनेशन करा के दीवार पे टांग रखा है। हाँ क्यों? सर्टिफिकेट है ना। CA की डिग्री मेरे लिए, मेरे पास है इसलिए, आप कहेंगे हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। हाँ तो वो टेंजिबल होती है कि इंटेंजिबल? इंटेंजिबल है, क्यों? वो सिर्फ सर्टिफिकेट है, हैं जी? नहीं तो वो CA की डिग्री टेंजिबल हुई कि इंटेंजिबल हुई? सर्टिफिकेट है मेरे पास, आपको और कल ला के दिखा दूंगा भले ही, हैं? इंटेंजिबल है, क्यों? हैं? नहीं लगता क्या? आपने दोनों ही आंसर दे दिए, सुनने में टेंजिबल इंटेंजिबल लगता है। अच्छा सुनने में टेंजिबल जो है वो इंटेंजिबल लगता है क्या? नहीं आप जिस चीज की बात कर रहे हो उसको सुन के पता चल जाता है tangible है या intangible। तो अब CA की डिग्री क्या है? बुक्स क्या है?
टेक्निकल नो हाउ, क्या होता है टेक्निकल नो हाउ? हाँ जी, नो हाउ की स्पेलिंग क्या होती है? थोड़ा मैंने दूर दूर लिखा है, अब इसको अलग अलग पढ़िए। नो हाउ टू यूज ऑपरेट और व्हाट्स एवर, दैट इज़ नो हाउ। तो सपोज, अभी तो खैर आता नहीं है, बाकी मैनी प्रोडक्ट्स यू परचेज, सपोज आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसके साथ में एक बुकलेट आई, हाउ टू यूज़ इट, दैट हाउ टू यूज़ इट इज़ नो हाउ। वही होता है नो हाउ, कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। ओके, तो टेक्निकल नो हाउ इज़ टेक्निकली यू अंडरस्टैंड, कोई मशीन है, ठीक है, आपने कहा चलो एक एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं, ट्रैफिक बहुत रहता है। हाँ, अब उसने साथ में किताब भी भेज दी, हाउ टू ऑपरेट। तो अब वो हाउ टू ऑपरेट जो है, दैट इज़ नथिंग बट टेक्निकल नो हाउ। सो वेदर द टेक्निकल नो हाउ जो एकदम प्रिंटेड बुक में आया है अच्छा सा, इज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाँ, नहीं, मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए, मे बी साउंड्स कंफ्यूजिंग कि टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। लिसन, सीए की डिग्री is intangible, technical know-how, printed form intangible, driving license intangible, okay, shares were always intangible, whether you have a share certificate in physical form or in demat form। तो आप कहेंगे हम ऐसे कैसे पता लगाएं हाउ टू प्रूव इट इज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल? बहुत इजी सा तरीका है। आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? हमें टेंजिबल ही है, दिख ही रहा है। अब शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने कहा देखो प्रिंटेड है, ठीक है, साइन किए हुए हैं ये सब, ठीक है, फाड़ दो इसको, व्हाट विल हैपन? वापस नए खरीदने पड़ेंगे या डुप्लीकेट इश्यू हो जाएगा? है जी, गाड़ी का लाइसेंस खो गया, व्हाट विल हैपन? नया या डुप्लीकेट इश्यू हो जाएगा? डुप्लीकेट इशू हो जाएगा। या वापस से आप कहेंगे अच्छा शेयर सर्टिफिकेट फाड़ दिया, भूल जाओ, आप नया खरीदो, क्या होगा? डुप्लीकेट इशू होगा। प्लांट एंड मशीनरी तोड़ के देखो, क्या होगा? नई खरीदनी पड़ेगी। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया, डेफिनेशन ऑफ टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल। अंडरस्टैंड, प्लांट एंड मशीनरी और उसका एक बिल आया। ये बिल जो है ये सिर्फ क्या प्रूव करता है कि यू हैव दिस प्लांट एंड मशीनरी, आर द ओनर ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सेम वे वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ एक प्रूफ है कि दिस पर्सन हु इज नेम्ड हियर विथ इज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके, इट इटसेल्फ इज नॉट अ शेयर, इट इज़ अ सर्टिफिकेट विच प्रूव्स यू आर द होल्डर। वो गाड़ी का लाइसेंस, ये नहीं हम जैसे ही गाड़ी का लाइसेंस गाड़ी पे रखते हैं गाड़ी अपने आप घर ले जाती है। Nothing like that happens. That vehicle only authorizes you. You have that authority to drive the vehicle. ऐसा तो नहीं है ना लाइसेंस नहीं होगा तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। Nothing like that is going to happen. तो that is how it is not a tangible asset. सिर्फ आपने कहा एक सर्टिफिकेट है ना, एक फिजिकल फॉर्म है ना, वो फिजिकल फॉर्म तो सिर्फ प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, वो अपने आप में एसेट नहीं है। आपने कहा पेटेंट, गवर्नमेंट ने देखो सर्टिफिकेट दिया, एक काम करो मशीन में रॉ मटेरियल मत डालो और पेटेंट डाल दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। सीए की डिग्री, ठीक है, क्लाइंट की बुक्स आई ऑडिट करनी, आपने कहा इस पर डिग्री रख दे भाई, ऑडिट अपने आप हो जाएगी? नो, ठीक है, तो वो सिर्फ प्रूफ है, सर्टिफिकेट है कि यू हैव दिस क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट, इट इटसेल्फ इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट ये कर दे कि अगर सीए की डिग्री खो गई या फाड़ दी, वापस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तो टेंजिबल हो जाएगी। फिर लोग ऑफिस में पीछे लगा के भी नहीं रखेंगे, लॉकर में रखेंगे कि भाई कल को गायब हो गई तो। सो दैट इज़ हाउ यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल। हाँ, वैसे अपना ये कोर्स का पार्ट ही है, AS26 आएगा, इनटेंजिबल असेट्स। हाँ, टेंजिबल तो बहुत लिमिटेड है, आपने जो आज तक देखा वो टेंजिबल मान लो, आज तक क्या क्या नहीं देखा आपको ही नहीं पता। तो इनटेंजिबल की लिस्ट एंडलेस है, ठीक है। लव एंड अफेक्शन, इट इज़ इनटेंजिबल। ये नहीं हाथ लगाया ना, वो किया ना, अरे भाई दैट इज़ जस्ट, ठीक है। तो हाँ,
चलो भाई आप, हाँ, बाईबैक ऑफ शेयर्स, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने ही शेयर वापस से खरीद सकती है बाय पेइंग देम। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न द अकाउंटिंग एंट्रीज विच आर एब्सोल्युटली सिंपल, बट साथ में लॉ की रिक्वायरमेंट्स, तो आपके दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। कंपनी लॉ में भी बाईबैक के सेक्शंस कोर्स में हैं, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगा। ना अगर अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करूँ ना, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। क्यों कि जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या एंट्री किया करते थे अपन? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर 30 रुपये में इश्यू किया, तो बैंक डेबिट 30, हाँ, टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है, तो टू शेयर एप्लीकेशन इज 30, देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट 30 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20 रुपीज़। दिस चैप्टर इज जस्ट अपोजिट। आपने कहा हमने शेयर इशू नहीं किए हैं, शेयर वापस से खरीदे हैं, वी हैव बॉट इट बैक। जिसको दिए थे ऐसा समझ लो हमने पहले शेयर बेचे थे, ये शेयर इशू वर्ड यूज़ करते हैं, बेचने की एंट्री समझ लो, अब वापस खरीदने की एंट्री। तो खरीदते वक्त पैसा आएगा कि जाएगा? तो आप कहेंगे टू बैंक कर दूँ, इसको रिवर्स कर दूँ, टू बैंक, मान लो वही 30 रुपये दिए, हाँ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पहले शोल्डर अप्लाई करता था, अब अपना अप्लाई करेंगे कि शेयर दे दे भाई। ओके, सो आई मे कॉल इट एज शेयर एप्लीकेशन डेबिट, रिवर्स कर रहा हूँ मैं जस्ट एंट्री, कितना? 30 रुपये दे दिए साहब पैसे। अब आप कहेंगे 30 रुपये किस चीज़ के दिए? एक शेयर खरीदा 30 रुपये में, तो 10 रुपये तो कैपिटल के दिए, 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ प्रीमियम का दिया है, तो ये एंट्री वापस से क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपीज़, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट 20 रुपीज़, टू शेयर एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ठीक है, बस हो गया। हाँ, आप कहेंगे शेयर एप्लीकेशन नाम नहीं अच्छा लग रहा, तो ऐसा कर दो, शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू शेयर। हाँ, ये तो ठीक है, अपन 2 एंट्री कर रहे हैं, बाकी तो नेट एंट्री भी तो हो ही सकती है। इशू की नेट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। यहाँ पे भी नेट एंट्री करूँ, शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इस चैप्टर में एंट्रीज़ के नाम पे तो कुछ नहीं रखा है, एब्सोल्युटली सिंपल। हाँ ठीक है, आप कहेंगे बस 2 ही एंट्री, ठीक है, 2 की 3 कर देंगे भाई, अपन लोगों का काम यही होता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी कहा था, जो काम 1 एंट्री में हो सकता है, आप क्लाइंट को बोलोगे रुको नहीं 4 एंट्रियाँ लगेगी, ठीक भाई, फीस भी तो उसके हिसाब से बनेगी ना, भाई देखो इतना काम करके दिया है, तो अंडरस्टैंड, ठीक है। हम ज़बरदस्ती 1 की बजाय 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, बट क्रक्स इज नेट एंट्री यही है। बाईबैक में व्हाट विल हैपन? शेयर कैपिटल रिड्यूस होएगी। रिड्यूस क्यों होगी? कि हमने इसको डेबिट किया है। शेयर कैपिटल का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब अगर बाईबैक कर रहा हूँ, इसका मतलब उन शेयर्स को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो टू दैट एक्सटेंट माय कैपिटल विल रिड्यूस। और यहाँ पे प्रीमियम हम इशू में तो लेते थे, इट वाज माय प्रॉफिट, यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस, तो देयरफॉर इट इज़ बीइंग डेबिटेड। आप कहेंगे प्रीमियम कैसे डेबिट कर सकता हूँ? हो सकता है क्या? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कुछ याद आ रहा है क्या? था क्या कोर्स में कि कहाँ कहाँ पे प्रीमियम को यूज़ किया जा सकता है? उसमें एक कंडीशन बाईबैक भी है, क्योंकि बाईबैक में अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो दैट कैन बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आपने कहा हो ही नहीं मेरे पास, तो पहले पार पे इशू किए थे, प्रीमियम पे बाईबैक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे रिजर्व्स तो होंगे ही, पिनल अकाउंट होगा, जनरल रिजर्व होगा, कहीं से भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ इट वुड बी डन। ओके, अब बिफोर मूव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ कि ये बाईबैक क्यों किया जाता है, सॉरी क्या कंडीशंस एंड ऑल दैट, व्हाई अ कंपनी विल गो फॉर अ बाईबैक। देखिए, आप लोगों ने जब इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ा होगा ना, किसी लोगों के मन में आया भी होगा कि ये काम बढ़िया है, शेयर इशू कर दो, पैसा ही पैसा आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया किसी के मन में? हाँ, मन की बात है, बताओगे नहीं अलग बात है, ठीक है। मैंने तो जब वो कॉमर्स लिया ना, सबसे एक चैप्टर आया था, कौन सा? अकोमोडेशन बिल।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे को लगा ये काम बढ़िया है, फ्रेंड तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर, मैं तेरे पे ड्रॉ करूँ, बैंक से पैसा ले लें, ठीक है। हाँ, फिर ध्यान पड़ा बैंक शक्ल देख के नहीं, बैलेंस शीट देख के पैसा देती है। ओके, सो हाँ ध्यान रखना भैया, शक्ल देख के पैसा नहीं मिलने वाला है। हाँ, बैंक पहले कहती बैलेंस शीट कितनी है कि 2 करोड़ की है, ठीक है 20 लाख ले जा। तो अब बाईबैक, कोई भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, समझ में आ रहा है पैसा आएगा एंड ऑल दैट, व्हाई दे विल गो फॉर अ बाईबैक? शेयर होल्डर्स को वापस पैसा दे दो। अच्छा, एक तो शेयर होल्डर को पैसा वापस मिलता ही है, कब? वाइंडिंग अप पे। वाइंडिंग अप होगा तब तो हर शेयर होल्डर को बचा कुचा जो भी है सब मिलेगा। अच्छा, उसमें भी अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो वो तो पहले ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उस वक्त ही मिल जाता है। इक्विटी होल्डर्स को बेचारों को वाइंडिंग अप में लास्ट में। पर ये वाला जो टेक्निक है, ये तो वाइंडिंग अप से पहले ही कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को पैसा वापस दे सकती है। ओके, अभी रिसेंटली एक बाईबैक चल रहा है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंपनी विल बाई बैक 1 शेयर एट द रेट ऑफ 4,500 रुपीज़। ओके, तो अब बाईबैक करती क्यों है कंपनी? लिक्विडिटी, कंपनी के पास पैसा बहुत पड़ा है। ओके, अपना होल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गुड, और गेटिंग गुड आंसर्स, बढ़िया है। हाँ बोलो। और बाईबैक मतलब किसी को पैसे देना तो बेवकूफ़ी वाला फील होता है ना, और वो भी जब जब सामने वाला कोई अपने से मांग नहीं सकता। भाई इक्विटी शोल्डर चूंचा तो कर ही नहीं सकता कि पैसे वापस दो, ठीक है। बोलेंगे वाइंडिंग अप होगा जब आना, बोलेगा उससे पहले मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं तेरे घर वाले आएंगे, ठीक है। सो अब ऐसे में कंपनी वापस पैसा दे, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द नीड? तो 2 आंसर आए। एक, लिक्विडिटी कंपनी के पास बहुत पड़ी है, पैसा बहुत पड़ा है, अब क्या करें, वापस बांट दो। हाँ, पर डिविडेंड भी तो एक तरीका है। प्रॉफिट है, पैसा पड़ा है, डिविडेंड दे दो। व्हाट इज़ द नीड ऑफ बाईबैक? डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड दे तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं इक्विटी कंपनी को वापस मिल जाएगी। इक्विटी मिलने का मतलब तो कैंसिल ही हो जाती है, होते शेयर ही कम हो जाते हैं। तो बाईबैक में भी तो आउटफ्लो हो ही रहा है टू बैंक। हाँ, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट ही इज सेइंग कि होल्डिंग बढ़ जाएगी, कंट्रोल बढ़ जाएगा, हैं? वो तो एक थर्ड रीज़न हो गया। देखिए, देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई अ कंपनी विल गो फॉर बाईबैक। सबसे पहला कारण, सपोज किसी कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स इश्यूड हैं, ओके, उसमें से प्रमोटर्स के पास में 40,000 शेयर्स हैं और पब्लिक के पास में 60,000 शेयर्स हैं। हाँ, अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है ना, प्रमोटर के पास 40,000 है तो प्रमोटर कैसे है? हो सकता है ना, लिस्टेड कंपनी में वैसे भी प्रमोटर के पास मैक्सिमम कितने शेयर हो सकते हैं? 75%। 25% तो पब्लिक के पास होने ही चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे प्रमोटर के पास 10, 15, 20, 25% ही होते हैं, बाकी तो पब्लिक के पास ही होते हैं। इन्फोसिस की बात करें, नारायण मूर्ति, अब तो शायद कोई 3-4% ही बचे होंगे शेयर, ओके। पहले 8-9% हुआ करते, वो डोनेट करता रहता है, ठीक है। तो दे हैव सो मच ऑफ द लेस शेयर होल्डिंग। आप कहेंगे फिर वो प्रमोटर कैसे हुए? प्रमोटर तो प्रमोटर ही रहेगा, ओके। और अब इस केस में आप समझिए, प्रमोटर्स को अपना होल्डिंग अगर बढ़ाना है, वो चाहता है अपना कंट्रोल 40% ही है,
अच्छा, शेयर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक शेयर एक वोट। मेरे पास 40 शेयर हैं, 40,000 शेयर हैं, तो भले ही मैं शेयर होल्डर एक हूँ, मेरे एक हाँ करने का मतलब 40,000 हाँ हुए। ओके, और आप लोगों के पास 60,000 शेयर हैं, 60,000 जनों के पास 60,000 शेयर हैं। मतलब अगर रिजोल्यूशन में ऐसा समझे ना, 60,000 जनों ने मना कर दिया नो, और एक आदमी ने कह दिया हाँ जिसके पास 40,000 है, तो आप क्या कहोगे, 60,000 अगेंस्ट में है, 40,000 फेवर में है। नंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड इफ इट इज़ वोटिंग। तो आप समझिए, प्रमोटर चाहता है कि अपना होल्डिंग बढ़ाना है कि यार ये 40,000 40% कम है, थोड़ा प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाना का सोचता है। दो तरीके हैं, एक और शेयर ले भाई, प्रमोटर को बोलेंगे आप और शेयर सब्सक्राइब करो, प्रमोटर को इस केस में पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी में पैसे आ जाएंगे। हाँ, प्रमोटर कह रहा है पैसे है कहाँ देने के लिए, पैसे तो जो भी कमाए सब कहाँ पड़े अभी भी कंपनी में। तब दूसरा तरीका है बाईबैक। लिसन केयरफुली, कंपनी बाईबैक लॉन्च करती है और मान लीजिए पब्लिक से 20,000 शेयर्स वापस खरीद लिए, तो पब्लिक से शेयर खरीद लिए, उनको पैसा दे दिया। पैसा किसका काम में आया, कंपनी का काम में आया, प्रमोटर का नहीं काम में आया, क्यों, कंपनी खरीद रही है। और अब पब्लिक के पास कितने शेयर रह गए, 40,000, प्रमोटर के पास कितने हैं, 40, टोटल शेयर अब कितने रह जाएंगे, 80,000, क्योंकि बाईबैक करने से आपकी इश्यूड कैपिटल रिड्यूस होगी। अभी अपन ने एंट्री में देखा शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, तो आप शेयर 80,000 ही रह गए, 40,000 प्रमोटर के पास, 40,000 पब्लिक के पास। बिना पैसा लगाए आपका शेयर होल्डिंग जो पहले 40% था वो कितना हो गया, 50%। वन रीज़न ऑफ बाईबैक। हाँ, आप ये मत समझिएगा इसका मतलब प्रमोटर खरीद ही नहीं सकते क्या, सॉरी बाईबैक नहीं करवा सकते क्या, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बाईबैक, मना नहीं है। जैसे इस बार वो TCS का है, उसमें टाटास भी पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल ऑल्सो बाई बैक सम शेयर्स, एयर इंडिया के पैसे चुकाने ना। ओके, भाई एयर इंडिया खरीद लिया, गवर्नमेंट को पैसे भी देने, तो इट्स अराउंड कितना, 18,000 करोड़ का बाईबैक है। मतलब TCS 18,000 करोड़ रुपए बांटेगी शेयर होल्डर्स में, ठीक है, पब्लिक भी पार्टिसिपेट करेगी, दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। अब पहला रीज़न है प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाना चाहे तो। दूसरा कारण, कंपनी को जब लगता है कि शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत कम है, मतलब जितनी कंपनी की वर्थ है उसके सामने उसकी वैल्यू तो मार्केट में उतनी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। होता है कई बार शेयर्स की वर्थ ही मान लीजिए 100 रुपये और मार्केट में चल रहा है 70 रुपये, बड़ा ख़राब फील होता है ना, ये क्या है, अपने शेयर की वर्थ उससे भी कम चल रहा है, मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उसका कारण ये हो सकता है कि मार्केट में शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाईबैक करो, बाईबैक करने से शेयर्स कम होंगे। अच्छा, जब मार्केट में सप्लाई कम होगी, डिमांड भले ही उतनी ही हो, तो गैप जो है डिमांड सप्लाई का कम होगा, तो प्राइसेस स्टार्ट इंक्रीजिंग। अच्छा, अनदर थिंग, बाईबैक में जब कंपनी शेयर खरीदती है तो बाईबैक की जो प्राइस फिक्स की जाती है वो मार्केट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होती है, एंड लॉजिकल भी है। सपोज मार्केट में शेयर की रेट चल रही है 50 रुपये, आप शेयर होल्डर हो, कंपनी ने आपको लेटर भेजा, हम आपको एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, आप अपना शेयर हमको 30 रुपये में दे सकते हो, ठीक है, आप बोलेंगे रहने दे, बाज़ार में बेच दूंगा 50 में। ओके, तो मार्केट प्राइस से तो हमेशा प्रीमियम ही होता है। मार्केट प्राइस अगर 50 चल रही है, कंपनी विल अनाउंस अ बाईबैक एट द रेट ऑफ से 60, 70 एंड सो ऑन, तो शेयर होल्डर को भी थोड़ा सा इंसाइटमेंट रहता है कि चलो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, मेक सम मनी। अच्छा, उससे होता क्या है, इस बाईबैक के अनाउंसमेंट से प्राइस में मोमेंटम आना शुरू होता है, कई बार प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, तो अपने आप ही वो जो एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, प्राइस बहुत कम चल रही है, वो भी अपने आप थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। और ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती है, पर बाईबैक कंपनी कर तो तभी पाएगी जब बैंक में पैसे हो। बातें तो आपने बहुत कर ली, हाँ प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा देते हैं, चलो लेट्स गो फॉर बाईबैक, क्या पैसे पे वो कहाँ हैं, तो उसके बिना ये नहीं कि भाई फीचर बिना पैसों के हो सकता है, बाईबैक के लिए तो पैसा चाहिए, और वो भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा में आपको खरीदना है, यू नीड मोर मनी। तो इसका मतलब कंपनी के पास सबसे पहले तो दे शुड हैव सो मच ऑफ द फंड्स, एंड दैट ऑल्सो आइडल फंड्स, जिसको कंपनी को लग रहा है अब इनकी ज़रूरत ही नहीं, इतने पैसे पड़े हैं, लगाएं कहाँ पर। एक तो होता है हमारे बिजनेस में चाहिए, लगाते जाओ, पर आपको चाहिए ही नहीं, तो आप कहेंगे अब इसको क्या करें, शोल्डर में बांट देते हैं। तो एक तो तरीका होता है शोल्डर्स में बांटने का, डिविडेंड।
आप कहेंगे डिविडेंड ही दे दो ना, मान लो आपके पास पैसे पड़े हैं, शेयर क्यों खरीद रहे हो, पे डिविडेंड, ज़्यादा डिविडेंड दे दो। तो अब देखो डिविडेंड में पंगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू मेंटेन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। ये नहीं कि पिछले साल हमने 20% डिविडेंड दिया था, इस बार आपने कहा बहुत पैसे पड़े, एक काम करो 200% दे दो, अगले साल वापस 20 पे आ जाएंगे। वो यूँ रोलर कोस्टर राइड नहीं हो सकता डिविडेंड। इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट अ स्टडी लेवल, क्योंकि हर एक जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, दे हैव सम प्री थिंग्स इन माइंड कि हाँ ऐसा ऐसा रहेगा। अब एकदम से रोज़ ही वॉलेटाइल होता रहे, चेंज होता रहे, तो शोल्डर कहेंगे भरोसा ही नहीं है इसका तो कुछ। हाँ, तो आप कहेंगे इसका मतलब एक बार 20 दे दिया फिर हमेशा 20 देना पड़ेगा क्या? वो इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। पता चला इस बार प्रॉफिट बहुत कम हो गए, प्रॉफिट से कंपनी किस में आ गई, लॉस में आ गई, वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है आप डिविडेंड देना बंद कर दो, मत दो, कम कर दो। हाँ, इसलिए कंपनी कई बार क्या करती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देना होता है ना, उसको अलग नाम से देती है, ठीक है, स्पेशल डिविडेंड। मतलब नॉर्मल डिविडेंड तो चल ही रहा है, अब एक्स्ट्रा देना है क्योंकि स्पेशल डिविडेंड। कई बार होता है सिल्वर जुबली डिविडेंड, क्योंकि उसको अलग से करना, क्लासीफाई करना ज़रूरी नहीं, तो सभी अगले साल टांग अड़ा देगी कि और दो ये, वो कहेंगे ये तो स्पेशल था, हर रोज़ थोड़ी होता है। ओके, तो अब आप कहेंगे फिर डिविडेंड ही ठीक है ना, स्पेशल के नाम से ही दे दो, बाईबैक क्यों करते हैं? तो अंडरस्टैंड, डिविडेंड की टैक्स लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डिविडेंड टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा पड़ता है शेयर होल्डर को, कि वो उसके नॉर्मल इनकम में जुड़ता है। और सपोज़ मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, तो मेरे को डिविडेंड पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। बाईबैक में इट कम्स अंडर कैपिटल गेन, आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो उसमें 10 या 15% ही टैक्स लगता है। शोल्डर के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और बाईबैक से एक फ़ायदा और, शेयर कम हो गए तो अगले साल डिविडेंड तो वही 20% देना है, पर वो पहले 1 लाख शेयर पे देते थे, अब 80,000 पे ही देना पड़ेगा। तो फ्यूचर का भी जो मेरा कैश आउटफ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अच्छा, जनरली बाईबैक कंपनीज ऐसी कंपनीज ही करती है जिनके पास कैश खूब होता है। हाँ, जो पहले से ही बेचारी डगमगा रही है, प्रॉफिट के नाम पे कुछ है नहीं, कैश तो देखने को ही नहीं, वो बाईबैक का सपना भी नहीं देखती। ओके, सोचने की तो बात दूर की है। सो दोज कंपनीज हु हैव ह्यूज कैश और जिनका उनके पास डिप्लॉयमेंट नहीं दिख रहा है। अब जैसे जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, पैसा खूब आता है, अब हर साल तो नया सॉफ्टवेयर कितना बनाएंगे, ठीक है, तो दे हैव सरप्लस कैश, तो दे डोंट फाइंड कि इसका अल्टरनेट एवेन्यू क्या है, कहाँ पैसा लगाएं, क्या करें, तो लेट्स रीपे टू द शेयर होल्डर्स। दैट इज़ हाउ इट इज़ अ बाईबैक। तो बाईबैक में शेयर होल्डर्स को पैसा वापस दिया जाता है और जनरली मार्केट प्राइस से ज़्यादा रेट पे किया जाएगा और कंपनी का पैसा जाएगा। अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं रखा है, एंट्रीज अपन ढंग से करेंगे वापस, सिस्टमेटिक क्या क्या एंट्रीज कैसे करनी है, बट समरी एंट्री तो यही रहने वाली है। हाँ, अब बाईबैक कितने फॉर्म्स के हैं, लॉ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी बाईबैक करना चाहती है, व्हाट कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड, वो अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।